आमतौर पर ना जब हम किसी खाली कैनवस को देखते हैं या किसी कोरे कागज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहली बात यही आती है कि वहां कुछ नहीं है, मतलब एकदम खाली। हाँ, बिल्कुल, एक शून्य जैसा लगता है हमें वो। सही कहा। हम उस खालीपन को एक शून्य मान लेते हैं। लेकिन अगर इस पर थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो वो कैनवस खुद भी तो कुछ है ना। हाँ, उसका एक भौतिक वजूद तो है ही। बिल्कुल। उसकी एक बनावट है, उसके किनारे हैं। फिर भी हमारी ये इंसानी आदत होती है कि जहाँ कोई रंग नहीं होता या कोई आकार नहीं होता, उसे हम शून्य या नथिंगनेस का नाम दे देते हैं। देखिए, ये ना इंसानी सोच की एक बहुत बड़ी सीमा है। मतलब हम चीज़ों को तभी कुछ मानते हैं जब हम उन्हें अपनी आँखों से देख सकें या अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें। हाँ, वरना हमारे लिए वो बस एक खाली जगह होती है। बिल्कुल, हमारी सोच बहुत ही ठोस और कह सकते हैं कि एक सीधी दिशा में चलने वाली होती है। हमें हमेशा यही लगता है कि अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो किसी न किसी पदार्थ से बनी होगी। और यहीं से हमारी वो उलझन शुरू होती है जिसे आज की इस गहन चर्चा में हम सुलझाने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो सीधे तौर पर हमारे इस शून्य वाले विचार पर गहरी चोट करती ये सच में बहुत ही रहस्यमयी सामग्री है। है ना? हम असल में एक बहुत ही रहस्यमयी दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। ये द इटर्नल साइकिल, टाइम, कॉन्शियसनेस एंड द ग्रेट ब्रेथ का एक हिस्सा है जिसे एलियन इंटरव्यू डिलक्स स्टडी लिमिटेड एडिशन के अध्याय 10 के रूप में जाना जाता है। और आज का हमारा मिशन भी बहुत ही स्पष्ट है। हमें इस पूरी बातचीत का विश्लेषण करना है, जो मटिल्डा, जो कि एक इंसान है, और अर्ल, जो कि एक एलियन है, उनके बीच हुई है। तो चलिए चीज़ों को थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि ये स्रोत हमारे उन बुनियादी विचारों को पूरी तरह से हिला देता है, जो हमने बचपन से स्कूल में पढ़े हैं। और हाँ, इस चर्चा में हमारा विशेष फोकस इस बात पर रहेगा कि हम दोनों की बातों को निष्पक्ष रूप से बताएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मटिल्डा एक आम इंसान के सीधे और व्यवहारिक सवालों को सामने रखती है, और दूसरी तरफ अर्ल के गहरे और एकदम ब्रह्मांडीय जवाब है। बिल्कुल। तो सीधे उस बुनियादी सवाल पर आते हैं, जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो रात को आसमान की तरफ देखता है। मतलब ये सब कुछ कहाँ से आया? सबसे बड़ा सवाल। स्रोत बताता है कि मटिल्डा अर्ल के सामने अपना इंसानी ज्ञान रखती है। वो कहती है कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना है। मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे पहले बस कुछ नहीं था। एक पूर्ण शून्य। हाँ, पूर्ण शून्य। लेकिन अर्ल इस धारणा को तुरंत खारिज कर देता है। अर्ल का दावा है कि कुछ नहीं जैसी कोई चीज इस पूरे ब्रह्मांड में होती ही नहीं है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो कहता है कि ब्रह्मांड की कभी कोई शुरुआत हुई नहीं थी। और देखिए, यही वो पल है जहां मटिल्डा पूरी तरह से उलझ जाती है। और सच कहूं तो कोई भी इंसान उलझ जाएगा, क्योंकि मटिल्डा का तर्क अपनी जगह एकदम सही है कि अगर बिग बैंग से पहले कोई ग्रह या तारे नहीं थे तो वो कुछ नहीं ही तो हुआ ना। पर मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर मैं अपने उसी खाली कैनवस वाले उदाहरण पर वापस आऊं, जैसे एक चित्रकार के लिए खाली कैनवस कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर अभी चित्र नहीं बना है। हाँ। लेकिन भौतिक रूप से वो कैनवस वहां मौजूद है। तो क्या एर्ल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिसे हम शून्य मानते हैं वो भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, एक तरह का कैनवस? अरे वाह! ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एल असल में यही कह रहा है। वो कह रहा है कि जिसे हम शून्य कहते हैं, वो एक स्पेस है, और वो स्पेस खुद एक मौजूदगी है। मतलब वो कुछ नहीं है। बिल्कुल। और अर्ल इससे एक कदम आगे जाकर मिटिल्डा की उस सोच पर ही सवाल उठा देता है कि ब्रह्मांड कभी शुरू हुआ था। अर्ल के हिसाब से ब्रह्मांड ना तो कभी शुरू हुआ और ना ही कभी खत्म होगा। पर मानव मस्तिष्क के लिए इस बात को मानना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब हम हर चीज की एक शुरुआत क्यों ढूंढना चाहते हैं? ऐसा क्यों है कि बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट के हमारा दिमाग काम ही नहीं करता? इसके पीछे ना हमारा पूरा मनोविज्ञान और विकास क्रम जुड़ा हुआ है। इंसानी दिमाग की प्रोग्रामिंग ही रेखीय यानी लीनियर तरीके से काम करने के लिए हुई है। हमने हमेशा कार्य और कारण का नियम देखा है। कॉज एंड इफेक्ट, राइट? हाँ, बिल्कुल। मतलब बीज बोया जाता है, फिर पौधा बड़ा होता है और फल आता है। हर घटना का एक कारण और परिणाम होता है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, मध्य होता है और अंत होता है। मटिल्डा का दिमाग भी इसी लीनियर पैटर्न पर काम कर रहा है। हाँ, ये बात समझ में आती है। हमारी पूरी जिंदगी ही एक सीधी रेखा जैसी लगती है।
लेकिन अगर ब्रह्मांड की कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? क्योंकि चीजें तो लगातार बदल रही हैं ना। यहीं पर एल रेखीय समय के विचार को हटाकर चक्रीय समय या साइक्लिकल टाइम की बात करता है। मटिल्डा को समझाने के लिए वो दिन और रात का एक बहुत ही सरल उदाहरण देता है। अच्छा, दिन और रात का। हाँ, जैसे सूरज उगता है, दिन होता है, फिर सूरज डूबता है और रात होती है, और फिर वापस नया दिन आता है। ये एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है, एक लूप है। लेकिन मटिल्डा यहाँ बहुत ही तार्किक सवाल पूछती है। वो कहती है कि दिन और रात का चक्र तो भौतिक विज्ञान के नियमों की वजह से है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन रात होते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का चक्र कैसे बन सकता है? ब्रह्मांड तो कोई ग्रह नहीं है ना जो घूम रहा हो। मटिल्डा का ये सवाल उस इंसानी नज़रिए को बहुत मजबूती से दिखाता है, और इसके जवाब में अर्ल एक बहुत ही विशाल अवधारणा सामने रखता है, जिसे वो महाश्वास या द ग्रेट ब्रेथ कहता है। द ग्रेट ब्रेथ मतलब ब्रह्मांड की सांस। बिल्कुल। अर्ल समझाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है। जैसे जब हम फेफड़ों में सांस अंदर लेते हैं तो वो फैलते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ते हैं। एर्ल के अनुसार ब्रह्मांड का इसी तरह विस्तार होता है, फिर वो सिकुड़ता है और फिर फैलता है। तो इसका मतलब है कि जिसे मटिल्डा और हमारे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं, वो असल में किसी चीज की शुरुआत नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। अर्ल के नजरिए से बिग बैंग सिर्फ एक चक्र का अंत है और दूसरे चक्र की शुरुआत है। हम इंसान अपनी सीमित समझ के कारण उस भारी ऊर्जा के फैलाव को ब्रह्मांड का जन्म मान लेते हैं। और यहाँ से बात सच में बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि जब मटिल्डा पूछती है कि ये प्रक्रिया कितनी बार हो चुकी है, तो एर्ल कहता है कि अनंत बार। सच में दिमाग सुन्न हो जाता है ये सुनकर। हाँ, ये सोचना ही बहुत भारी है। और एक इंसान के नजरिए से देखें तो ये बहुत डरावना भी है। मटिल्डा को भी ये सुन के अजीब सा डर लगता है। वो सोचती है कि अगर सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है, तो क्या हम भी हर बार वही पुरानी गलतियां कर रहे हैं? मटिल्डा की ये उलझन एकदम स्वाभाविक है। मतलब मैं उसके डर को समझ सकता हूँ। जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड एक रबर बैंड की तरह अनंत काल से फैल और सिकुड़ रहा है, तो क्या ये चर्चा जो हम अभी कर रहे हैं, ये भी हम अनंत बार कर चुके हैं? ये एहसास हमें बहुत छोटा और बेबस बना देता है। देखिए, ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा डर है। मटिल्डा का ये डर दिखाता है कि हम इंसान अपनी आज़ादी और अपने भविष्य को लेकर कितने संवेदनशील होते हैं। लेकिन इस स्रोत सामग्री में एक और दिलचस्प बात है। हाँ, मैंने भी उन नोट्स पर ध्यान दिया था। हाँ, डेलक्स एडिशन में स्पेंसर नाम के व्यक्ति के जो फुटनोट्स हैं, वो इस पूरी घटना को एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक संदर्भ दे देते हैं। वो नोट्स पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देते हैं। बिल्कुल। स्पेंसर बताते हैं कि मटिल्डा ने अपनी डायरी में ये पूरी बातचीत 1947 में लिखी थी, जिसमें बिग बैंग और ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने का जिक्र है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग की थ्योरी 1948 में जाकर मशहूर हुई थी, जब रैल्फ एल्फा और जॉर्ज गैमो ने पेपर पब्लिश किया था। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब 1947 में एक साधारण सी नर्स बिग बैंग और उसकी यांत्रिकी के बारे में इतनी विस्तार से कैसे बात कर सकती है? यही सवाल स्पेंसर उठाते हैं। उनका इशारा इस तरफ है कि मटिल्डा को ये जानकारी पक्के तौर पर किसी बाहरी स्रोत से मिली थी। और स्पेंसर एक और बहुत बड़ा कनेक्शन जोड़ते हैं। वे अर्ल के इस महाश्वास सिद्धांत की तुलना हिंदू धर्म के कल्प से करते हैं। अच्छा, कल्प, ये कैसे जुड़ता है इस ग्रेट ब्रेथ वाले विचार से? तो हिंदू दर्शन में समय एक चक्र है। ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, वो करीब 4.32 अरब साल लंबा होता है। इस एक दिन के दौरान ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और जब दिन पूरा होता है तो ब्रह्मा की रात होती है, जिसे प्रलय कहते हैं। मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, ब्रह्मांड सिकुड़कर वापस एक बिंदु में समा जाता है और अगली सुबह नए कल्प में फिर से जन्म लेता है। ये बनने और नष्ट होने का चक्र अनंत काल से चल रहा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वही बात हुई जो अर्ल महाश्वास के जरिए बता रहा था। एक ब्रह्मांड का सांस लेना और छोड़ना, और कल्प का बनना और नष्ट होना, दोनों की यांत्रिकी लगभग एक जैसी हैं। हाँ, दोनों विचार बहुत गहराई से मेल खाते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मांड का चक्र इतना विशाल है, अगर ये अरबों सालों में फैल और सिकुड़ रहा है, तो हम इंसानों के लिए समय का क्या मतलब रह जाता है? मतलब हम तो घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हमारी उम्र ढल रही है। मटिल्डा भी यही पूछती है ना?
हाँ, मटिल्डा पूछती है कि अगर समय बस एक चक्र है जिसकी शुरुआत नहीं है, तो अर्ल ने ऐसा क्यों कहा कि समय एक भ्रम है? क्योंकि शीशे में दिखने वाले सफेद बाल तो एक भौतिक सच्चाई है। बिल्कुल, वो बाल तो असली हैं। तो अर्ल इसका क्या जवाब देता है? अर्ल विज्ञान और चेतना के बीच का फर्क साफ करता है। वो कहता है कि मटिल्डा जिसे समय मान रही है, वो असल में बदलाव है, यानी चेंज। भौतिक ब्रह्मांड में बदलाव एकदम असली है। मतलब शरीर का बूढ़ा होना असली है? हाँ, शरीर बूढ़ा होता है, ग्रह घूमते हैं, तारे नष्ट होते हैं, ये सब भौतिक बदलाव है। तो फिर समय क्या है? अगर बदलाव असली है तो समय किसे कह रहे हैं? अर्ल समझाता है कि वो जो टिक टिक की आवाज है, या जो कल और कल के बीच का फर्क है, वो सिर्फ दिमाग की रचना है। समय अपने आप में कोई भौतिक चीज नहीं है जो नदी की तरह बह रही हो। अच्छा, तो ये सिर्फ हमारे दिमाग का तरीका है? बिल्कुल, ये घटनाओं को एक क्रम में जोड़ने का इंसानी तरीका है। हम अतीत की यादें रखते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, और इन दोनों के बीच जो दिमागी पुल है, उसे समय कह देते हैं। समझ रहा हूँ। अर्ल कहता है कि अगर किसी दूसरे ग्रह पर जाएं, तो वहां के प्राणियों की घड़ी और उनका अनुभव पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। ब्रह्मांडीय स्तर पर कोई एक यूनिवर्सल घड़ी नहीं है जो सबके लिए चल रही हो। अर्ल की ये बात ना मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी की तरफ ले जाती है। स्रोत में ये जिक्र है कि ब्रह्मांड के स्तर पर जन्म, बचपन, बुढ़ापा और मौत सब एक साथ मौजूद हैं। इसे समझने के लिए मैं एक डीवीडी का उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, ये डीवीडी वाली एनालॉजी इस जटिल विचार के लिए एकदम सही है। तो देखिए, जब हम किसी फिल्म की डीवीडी हाथ में लेते हैं, तो उस गोल डिस्क के अंदर फिल्म की पूरी कहानी मौजूद होती है। मतलब शुरुआत, इंटरवल और क्लाइमैक्स सब कुछ उसी पल उस डिस्क पर लेजर की तरह खुदा हुआ है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि क्लाइमैक्स अभी बना ही नहीं है। बिल्कुल, भौतिक रूप से पूरी फिल्म वहां एक साथ मौजूद है। और जब हम उस डीवीडी को प्लेयर में डालते हैं, तो अंदर का लेजर लेंस उसे पढ़ना शुरू करता है। हम फिल्म को अपनी गति से फ्रेम दर फ्रेम देखते हैं, एक के बाद एक सीन। हाँ, और स्क्रीन पर हमें लगता है कि कहानी समय के साथ आगे बढ़ रही है, किरदार बड़े हो रहे हैं। लेकिन असल में जो फ्रेम हम अभी देख रहे हैं और जो 1 घंटे बाद आने वाला है, वो दोनों उसी डिस्क पर उसी क्षण मौजूद हैं। एकदम सही। तो अगर हम एयल की बात को इस एनोलॉजी से जोड़ें, तो ब्रह्मांड एक विशाल डीवीडी की तरह है। जो फिल्म के दृश्य हैं, यानी भौतिक बदलाव, वो असली हैं, लेकिन एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक जाने का जो बहाव है, वो समय है। और वो बहाव सिर्फ हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। बिल्कुल। जो लेजर लेंस उस डीवीडी को पढ़ रहा है, वो असल में हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस। चेतना जिस फ्रेम पे रोशनी डालती है, हमें लगता है कि वही वर्तमान है, वही अभी है। और बाकी सब अतीत या भविष्य बन जाता है। हाँ, एकदम। लेकिन रुकिए, अगर ये सच है, अगर अतीत और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं, तो मटिल्डा एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछती है। क्या वो अपने अतीत में जा सकती है? मतलब क्या समय यात्रा या टाइम ट्रैवल संभव है? ये सवाल तो आएगा ही। हाँ। अगर मैं डीवीडी को रिवाइंड कर सकता हूं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी को रिवाइंड कर सकता हूं? वो पिछले जन्मों या अतीत के दृश्यों को देख सकता है, जैसे हम डीवीडी का पिछला सीन दोबारा प्ले कर लें। अच्छा। लेकिन एक भौतिक शरीर के रूप में आप पीछे नहीं जा सकते, और सबसे बड़ी बात, उन पिछले दृश्यों को बदला नहीं जा सकता। जो फ्रेम छप चुका है वो वही रहेगा। मतलब हम सिर्फ एक दर्शक हैं, हम फिल्म बदल नहीं सकते। और यहीं पर एक बार फिर स्पेंसर के फुटनोट्स इस चर्चा को एक ठोस वैज्ञानिक जमीन देते हैं। स्पेंसर यहाँ आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। हाँ, आइंस्टीन का वो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। लेकिन आइंस्टीन का सिद्धांत काम कैसे करता है जो एल की बातों से इतना मेल खाता है? देखिए, आइंस्टीन ने 1905 और 1915 में साबित किया था कि समय कोई निरपेक्ष या एब्सोल्यूट चीज नहीं है। इसे समझने के लिए स्पेस टाइम को एक रबर के गद्दे की तरह सोचिए। रबर का गद्दा? में धंस जाएगा। वो बॉल एक भारी ग्रह या तारा है, और जो गद्दा धंसा है वो गुरुत्वाकर्षण है। ओके। आइंस्टाइन ने साबित किया कि जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है या गति बहुत तेज होती है, वहां स्पेस टाइम का गद्दा खींच जाता है और समय धीमा हो जाता है। मतलब अगर कोई अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा हो, तो उसके लिए समय पृथ्वी पर खड़े इंसान की तुलना में बहुत धीमा गुजरेगा? बिल्कुल।
दोनों की घड़ियां अलग समय बताएंगी। इसका सीधा मतलब है कि समय एक व्यक्तिगत अनुभव है जो देखने वाले यानी ऑब्जर्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। ये कोई ब्रह्मांडीय नियम नहीं है। हाँ, स्पेंसर का तर्क यही है कि आइंस्टाइन ने ये बात जटिल गणित से साबित की थी, लेकिन मटिल्डा जैसी एक साधारण नर्स का 1947 में एक एलियन से बिल्कुल यही बात सुनना कि समय सिर्फ एक भ्रम है, ये बहुत ही असाधारण बात है। ये पूरी चर्चा सच में हमें एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देती है। अगर हम इस पूरे स्रोत से मिली जानकारी को समेटें, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए आते हैं। हाँ, एकदम अलग। एक तरफ मटिल्डा का व्यावहारिक और इंसानी दृष्टिकोण है, जहां हमें सफेद बालों की चिंता होती है, अपनी गलतियों का डर सताता है। हम समय को एक सीधी नदी मानते हैं जो बस बहती जा रही है। और दूसरी तरफ अर्ल का वो अनंत ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण है, एक ऐसा नजरिया जहां ना तो शुरुआत है और ना अंत, सब कुछ बस एक महाश्वास की तरह विशाल चक्र में फैल और सिकुड़ रहा है। और जहां समय नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ एक साथ मौजूद है। अगर हम इस जानकारी को रोजमर्रा के जीवन पर लागू करें, तो ये उम्र बढ़ने या समय बीतने की चिंता को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। हम इंसान हमेशा समय के हाथों से फिसल जाने को लेकर तनाव में रहते हैं, लेकिन अर्ल की बातों से लगता है कि अगर समय एक भ्रम है और केवल बदलाव ही सत्य है, तो हमें उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, उसे रोकने की व्यर्थ कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये विचार सुनने में जितना वैज्ञानिक है ना, उतना ही आध्यात्मिक शांति भी देता है। सही कहा आपने। ये श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से देखते हैं। क्या ये जिंदगी सच में वो बहती हुई नदी है जिसका पानी दोबारा लौटकर नहीं आएगा? या फिर ये उस विशाल डीवीडी जैसी है जिस पर जन्म से लेकर आखिरी सांस तक के दृश्य पहले से ही दर्ज है और हमारी चेतना केवल एक लेजर लाइट की तरह उसे फ्रेम दर फ्रेम रोशन कर रही है। और इसी डीवीडी वाले विचार से जुड़ा हुआ एक अंतिम और बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है, जो मैं आखिर में छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, वो सवाल तो बनता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट कहती है कि जन्म, मृत्यु, अतीत, भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। हम केवल चेतना के रूप में जिंदगी की फिल्म देख रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर पूरी फिल्म की रील पहले से ही मौजूद है, अगर हर दृश्य तय है कि आगे क्या होगा, तो क्या वो चीज जिसे इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल कहता है, वो भी महज एक भ्रम है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हम सच में अपने जीवन के फैसले खुद ले रहे हैं, या हम अनजाने में सिर्फ उसी स्क्रिप्ट को जी रहे हैं जो उस डीवीडी पर पहले से लिखी जा चुकी है? या फिर क्या हमारी चेतना के पास इतनी ताकत है कि एक फिल्म खत्म होने के बाद वो आजादी से ये तय कर सके कि अगली बार उसे कौन सी नई फिल्म रील देखनी है?